हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे लेक्चर हमने बेसिक केमिस्ट्री पे ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं। तो जैसे मैंने आप सबको बताया था इससे पहले कि बेसिक केमिस्ट्री ये चैप्टर नहीं है, ये मान लो आप पूरे चैप्टर्स का एक एक्सट्रैक्ट मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने पीरियडिक टेबल के बारे में मैंने आपको बताया था। तो पीरियड टेबल में देयर वर 18 ग्रुप्स और कुल मिला के 7 पीरियड्स थे और 4 ग्रुप्स का नाम ब्लॉक्स का नाम है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स आते हैं, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स आते हैं, जो मैंने बोला था, आइकोसाजेंस, क्रिस्टलोजेंस, निकोजेंस, चाल्कोजेंस, हेलोजेंस एंड उसमें आया था फिर लास्ट में नोबल गैसेस। ऐसे डी ब्लॉक में जिनको ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से भी जाना जाता है, उनको ट्रांजिशन मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके कैरेक्टर्स इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक है। फिर एफ ब्लॉक में 2 सीरीज हैं, एक लेंथेनाइड सीरीज और एक एक्टिनाइड सीरीज। यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स उनको हमने बोला था ट्रांस यूरेनिक सीरीज, क्योंकि एटॉमिक नंबर 92 के बाद जो भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक सीरीज। तो पूरा पैटर्न में आपको समझाया था। तो आज इस लेक्चर में हम बेसिक केमिस्ट्री को थोड़ा कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली 5 लॉज दिए गए हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। पहला जो लॉ है दैट इज नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass. Law of conservation of mass. This law, it was given in 1774 by Lavoisier, and this law was extended by, या जिसको मैं कह सकता हूँ, it was tested by Landolt. It was tested by Landolt. According to this law, mass can neither be created nor can be destroyed. न तुम मास को बना सकते हो, न तुम मास का कुछ बिगाड़ सकते हो। That is law of conservation of mass. या मैं ऐसे बोल सकता हूं, total mass of the universe, total mass of the universe is constant. Total mass of the universe is constant. इसका मतलब है ना हम mass, according to this law, mass can neither be created nor can be destroyed. न मास को बना सकते हैं, ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से लेके दूसरी फॉर्म। तो ये पहला लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लैंडोल्ट ने बहुत सारे टेस्ट किए, उसमें केमिकल रिएक्शन में देखा। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट्स गिव्स अस प्रोडक्ट्स। Reactants gives us products. यहां पे बताना चाहूंगा, क्योंकि हम बेसिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो रिएक्टेंट्स कैसे कैसे हो सकते हैं। देखो, याद रखना, चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। रिएक्टेंट्स हो सकता है, इट कुड बी यूनिमोलिक्यूलर और बाइमोलिक्यूलर और टर्मोलिक्यूलर। टेट्रामोलिक्यूलर रिएक्टेंट्स ज्यादातर होते नहीं है, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, ये ऐसा बता रहा हूं मैं, दैट इज substrate plus reagent, substrate plus reagent, ऐसे लिख सकता हूं मैं, AB plus C। ये जो AB होता है it is known as substrate, ये जो C होता है that is known as reagent. First of all it will give us A, B, C, और इसको हम हैशटैग करते हैं, हैशटैग से डिनोट करते हैं। दिस इज नोन एज
इंटरमीडिएट, यानी कि जो बीच में जो फॉर्म बना उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। और फिर बाद में जो इंटरमीडिएट से बना हमको, फॉर एग्जांपल दैट इज ए प्लस बी सी, दीज टू आर नोन एज प्रोडक्ट्स, इनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, ए बी प्लस सी गिव्स अस व्हाट, दो स्टेप में लिख सकता है इसको, ए बी सी। देन स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ, ए बी सी हैशटैग इट गिव्स अस, क्या दिया इसने, ए प्लस बी सी। ओके, स्टेप नंबर 1 में ये जो है ये फॉर्म हो गए, देखो इट हैज बीन फॉर्म्ड। इन स्टेप नंबर 2 इट हैज बीन कंज्यूम्ड, इट हैज बीन कंज्यूम्ड। तो यहां पे लिखूंगा मैं द species which is formed in one step and consumed in another step is called intermediate, is called intermediate। वो स्पीसी जो एक स्टेप में बने और दूसरे स्टेप में क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। नाउ व्हाट इज द सबस्ट्रेट? सबस्ट्रेट वो होता है एट विच रिएक्शन स्टार्ट्स, जिसके ऊपर रिएक्शन स्टार्ट होती है। रिएजेंट क्या होता है, विच स्टार्ट्स द रिएक्शन by colliding with substrate, by colliding with substrate। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ए और बी। फॉर एग्जाम्पल ए हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, ए हमारा क्या है, डिजायर्ड प्रोडक्ट, और बी सी हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, तो इसको बोलेंगे बाई प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड बाई प्रोडक्ट, अगर ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं। एकदम बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूं कि रिएक्शन कैसे होती है। ए बी जिस पे रिएक्शन स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। सी फॉर एग्जांपल ये रिएजेंट है, ये रिएक्शन स्टार्ट करता है किसके साथ, कोलाइड करने के बाद सबस्ट्रेट, और बीच में एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। तो मैंने यहां पे आपको समझाया कि इंटरमीडिएट वो होता है जो एक स्टेप में बने और दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो जाए। तो प्रोडक्ट्स अगर फॉर एग्जांपल मोर देन वन प्रोडक्ट बन गया, एक प्रोडक्ट उसमें डिजायर्ड होगा जो हमारे मतलब का प्रोडक्ट होगा, और एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो हमारे मतलब का नहीं होगा, दैट इज नोन एज बाई प्रोडक्ट। सो मैंने ये रिएक्शन आपको ऐसे समझाने की कोशिश किया। अब इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से क्या लेना देना है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है अगर फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स है, दोज गिव अस व्हाट, प्रोडक्ट्स, दोज गिव अस प्रोडक्ट्स। बीच में जो भी बना उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बनता भी और बिगड़ता भी है। एक स्टेप में बनता है, दूसरे स्टेप में वो कंज्यूम होता है। तो रिएक्टेंट्स गिव अस प्रोडक्ट्स, द मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड दिस विल बी मास ऑफ प्रोडक्ट्स, दीज शुड बी इक्वल, यानी कि mass of reactant should be equal to mass of product. This is law of conservation of mass. अब सपोज एक रिएक्शन हुई जिसमें आधी रिएक्शन हुई, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पे रिएक्टेंट्स गिव अस प्रोडक्ट्स, इसमें हाफ रिएक्शन हुई, तो ये क्या होगा, एक होगा रिएक्टेड प्लस अनरिएक्टेड, होगा कि नहीं, रिएक्टेड प्लस अनरिएक्टेड, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेड प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड, मास ऑफ रिएक्टेड प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट।
यानी कि मास ऑफ प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ रिएक्टेड प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड। समझ में आया? तो इसको भी क्या बोलते हैं हम, इसको भी बोलते हैं हम व्हाट, इसको भी बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। या ऐसे लिख सकता हूं, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड। ऐसा होना चाहिए, मास ऑफ रिएक्टेड या मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड। समझ में आया? तो ये कॉमन सेंस वाला बात है, ये आपको खुद से समझ में आना चाहिए। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है इसके, डिसएडवांटेज क्या है इसके, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने सुना होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दिया, दैट इज E is equal to delta mc square. E is equal to delta mc square. Now E is what? Energy. E is what? Energy. Delta m is change in mass. Delta m is change in mass. जिसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? मास डिफेक्ट। जब मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा एट दैट टाइम मैं इक्वेशन को डिराइव करवा दूंगा। एंड सी स्क्वायर इज नोन एज, इट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहां पे क्या हुआ, E is equal to delta m, यानी कि delta m there is change in mass, there is change in mass। कुछ ना कुछ मास जो है that has not been transformed in another mass, but mass has been transformed in energy। तो मुझे बताओ, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने क्या बोला था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन इस इक्वेशन ने तो बोला एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सो ये जो इक्वेशन है न्यूक्लियर इक्वेशन, इट इज व्हाट? लिमिटेशन। इट इज लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का लिमिटेशन है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर से थोड़ा इसको रिपीट करूंगा। According to law of conservation of mass, mass can neither be created nor can be destroyed, but can be transformed from one form to another form। लेकिन law of conservation of mass का एक limitation है, that is ये equation is equal to delta mc। यहाँ पे delta m यानी कि that is mass defect, वो थोड़ा change हो गया है। और किसी ने बोला कि what is the limitation of law of conservation of mass, तुम बोलोगे उसका limitation है E is equal to mc square equation। ओके, तो ये पहला लॉ हो गया। अब आते हैं दूसरे लॉ पे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दूसरे लॉ पे आते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनिट, या इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रपोर्शन, इट वाज गिवन बाय प्राउस्ट इन 1799। 1799 में प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, तो ये जो लॉ है, इसका जो स्टेटमेंट है, ये बोलता है कि कोई भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं, कोई भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं, देखो मैं यहां पे बताऊंगा, द elements in a compound, the elements in a compound are same and are present in simple ratios। simple ratios, okay? यानी कि केमिकल कंपाउंड में ऑलवेज सेम एलिमेंट्स होते हैं, combined together in what? Simple ratios। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, मैं जापान जाऊंगा, वहां पे भी CO2 होगा।
मैं अमेरिका जाऊंगा वहां पे भी क्या होगा, CO2 होगा। मैं नागपुर जाऊंगा वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, CO2। यानी कि CO2 हमेशा CO2 ही रहेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा क्या रहेगा, CO2। ये कभी CO3, ये कभी C2O5 नहीं बनेगा, ये हमेशा क्या होगा, CO2। यानी कि इसका जो रेशो है दैट इज कार्बन, अगर मैं देखूंगा एज कंपेयर टू इसका मैं मास देखूंगा दैट इज 12 और ये 16 32, 12:32। हमेशा हर जगह पे इसका रेशो 12:32 ही रहेगा। समझ में आया? यानी कि अगर मैं इसको ये करूंगा 3:8, 3:8, 4 3s are 12, 4 8s are 32, 3:8 will be the ratio of carbon dioxide everywhere in the world. Okay. Now, water अगर लूंगा, water हमेशा क्या रहेगा, H2O, यानी कि इसका मास जो रहेगा that is 2:16, 2:16, यानी कि 2 1s are 1:8, हमेशा वाटर का जो रेशियो रहेगा that will be 1:8। तो ये बोलता है दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक, इट मींस कोई भी कंपाउंड तुम ले लो, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, उसका रेशियो हमेशा सेम होगा और सिंपल होगा, सेम होगा और क्या होगा, सिंपल होगा। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लेकिन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लिमिटेशन है। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस, देखता हूं मैं। लिमिटेशन, इसका लिमिटेशन क्या है? देखो मैंने बताया था कि जब मेंडलीव ने पीरियड टेबल दिया था, एट दैट टाइम आइसोटोप्स का कांसेप्ट नहीं था, आइसोटोप्स का कांसेप्ट नहीं था। सबसे पहले आपको यह जानना है कि व्हाट आर आइसोटोप्स। मैं यहां पे आपको बताने की कोशिश करूंगा आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स, दीज आर same elements with same atomic number, same element with same atomic number but different atomic mass number। एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं, कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई एलिमेंट है, मैं कार्बन ले लेता हूं, कार्बन 6, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। एक है कार्बन 612, एक है कार्बन 613, एक है कार्बन 614। और ये जो कार्बन 614 है दिस इज रेडियो एक्टिव, इससे रेडिएशन निकलते हैं। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में मैं पढ़ाऊंगा कि कार्बन 14 डेटिंग क्या होता है। कार्बन 14 डेटिंग कैसे हम फॉसिल्स का, देखो इससे क्या निकालते हैं, फॉसिल्स का कैसे हम एज निकालते हैं, कार्बन 14 डेटिंग का। ये हम पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, चलो उधर अभी जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आइसोटोप्स क्या होते हैं, एलिमेंट सेम, कार्बन, बट देखो एटॉमिक नंबर भी सेम, मास नंबर इनका क्या रहता है, डिफरेंट। मास नंबर क्या रहता है, डिफरेंट। तो जब ये लॉ दिया गया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, एट दैट टाइम आइसोटोप्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था। जैसे ही आइसोटोप्स का डिस्कवरी हुआ, आइसोटोप्स ने बोला कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग क्या आइसोटोप्स हो सकते हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल मैंने यूज किया CO2, इन केस इफ आई एम यूजिंग द 14 आइसोटोप ऑफ कार्बन और ये मैं यूज कर रहा हूं 16, यानी कि वो कितना हो जाएगा, 14:16 कितना हो गया, 32, 14:32। तो मुझे बताओ ये कितना आया था, 12:32। अभी क्या आया, 14:32। इसका मतलब ये है कि ये जो लॉ है ये गलत नहीं है, इसके भी लिमिटेशंस हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, हर एक इंसान गलत नहीं होता है, हर एक इंसान में खामियां होती है। क्या होती है, खामियां होती है। पूरा का पूरा इंसान गलत नहीं होता है। अगर ऐसा भी कोई कहेगा कि मैं परफेक्ट हूं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये लॉ भी जो है ये भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये भी मैं नहीं कह सकता कि ये लॉ पूरा गलत है। ये लॉ ठीक है, इसमें कुछ खामियां हैं, क्योंकि ये तब दिया गया था जब आइसोटोप्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था।
तो जैसे ही आइसोटोप्स का डिस्कवरी हुआ तो आइसोटोप्स ने बोला कि इस लॉ में कुछ फॉल्ट्स हैं। क्या फॉल्ट्स हैं? कि इसने बोला था हमेशा सिंपल रेशियो रहेगा और सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे 3:12:32 14:32 आया। इसका मतलब आइसोटोप्स ने इस लॉ को गलत साबित कर लिया। ओके, चलो उसके बाद तीसरा लॉ, थर्ड, बहुत ही इजी है ये, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। ये आपके 9th के टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, वही मैं आपको फिर से पढ़ा रहा हूं। इसके बाद जो टॉपिक जाएगा वो इंटरेस्टिंग जाएगा। मूल कंसेप्ट जब मैं पढ़ाऊंगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जाएगा वो टॉपिक। लेकिन उस मूल कंसेप्ट के लिए हमको पहले से चीजें पता होनी चाहिए कि कहां से 1 मोल का क्वांटिटी कहां से डिराइव हुआ, 1 AMU कहां से डिराइव होगा। धीरे धीरे करके हम उस पोर्शन पे आ जाएंगे। चलो पहले हम अपना तीसरा जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन 1808 में डाल्टन ने दिया। 1808 डाल्टन ने ये लॉ दिया। इस लॉ को मैं ऐसे समझाऊंगा, स्टेटमेंट आप खुद ब खुद लिखोगे। फॉर एग्जांपल, दो तरह के एलिमेंट्स हैं जो एक कंपाउंड बनाते हैं। चलो एक ऐसा है N2O, N2O, दूसरा N2O2, तीसरा N2O3, फोर्थ N2O4, N2O5। नजर रखो, ये मैं ऐसे आपको समझाने की कोशिश करूंगा और खुद ब खुद इसका स्टेटमेंट आप खुद अपने वर्ड्स में लिखोगे। इसमें N2 जो है, देखो इसमें N2 है, N2 है, ये भी N2 है, ये भी N2 है, ये भी N2 है, ये है। इसका जो क्वांटिटी है वो है फिक्स्ड। देखो है कि नहीं, फिक्स्ड है, यानी कि एक नाइट्रोजन का मास नंबर होता है 14, तो दोनों का कितना रहेगा 28, यानी कि एक का फिक्स है। हर एक में एक का जो क्वांटिटी है वो फिक्स है। लेकिन एक जो है, एक एलिमेंट जो है ऑक्सीजन, उसका क्वांटिटी फिक्स नहीं है। तो ऑक्सीजन वाला जो है, तो मैं इसको लिखूंगा, ये वाला जो क्वांटिटी है, ये वाला जो क्वांटिटी है ये फिक्स है नहीं है, दिस इज नॉट फिक्स्ड, ये अलग अलग है। यहां पे वजन कितना है 8, यानी कि 16 मास नंबर। यहां पे कितने हैं 2, यानी कि 32। यहां पे कितने हैं 3, यानी कि 48। यहां पे कितने हैं 4, 64। यहां पे कितने हैं 5, 16 × 80। ओके, यस सर। तो यहां पे इन सब का एक फिक्स्ड है, एक नॉट फिक्स्ड है। ओके, जो फिक्स वाला है उसके साथ नॉट फिक्स में जो भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं, देखो अगर ये देखोगे तो 1:2:3:4:5, यानी कि 1:2:3:4:5, दे आर कंबाइनिंग इन सिंपल रेशियो। वो सिंपल रेशियो में कंबाइन होता है। तो ये जो लॉ है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है, इफ देयर आर मोर देन वन एलिमेंट इन ए कंपाउंड, one is in fixed proportion and another is not in fixed proportion, और वो वाला जो एलिमेंट है जो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं है, वो हर एक कंपाउंड के प्रोपोर्शन के साथ सिंपल रेशियो में होगा। क्या होगा? सिंपल रेशियो में होगा। तो आप लिख पाओगे क्या इसका स्टेटमेंट? अपने वर्ड्स में लिखो जरा इसका स्टेटमेंट। एक और बार मैं हिंदी में बताना चाहूंगा, आप इसको ट्रांसलेट करो ये स्टेटमेंट को। दो एलिमेंट्स एक कंपाउंड बनाते हैं, एक का रेशियो क्या है? फिक्स, दूसरे का रेशियो फिक्स नहीं है। जिसका रेशियो फिक्स नहीं है वो आपस में पूरे कंपाउंड्स के साथ सिंपल रेशियो में फाइंड किए जाएंगे। एक और एग्जांपल होगा मैं, फॉर एग्जांपल H2O and H2O2. H2O is what?
It is water. And H2O2 is हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो मुझे बताओ इसमें फिक्स कौन सा है? हाइड्रोजन इज फिक्स, बट ऑक्सीजन इसमें फिक्स नहीं है. तो इसका रेशो क्या है? 2:16. इसका कितना है? 2:32. और जो फिक्स नहीं है देखो उनका रेशो क्या है? 1:2. दे आर फाउंड इन सिंपल रेशो. ऐसा तो नहीं है कि ये जो कंपाउंड्स है ये 1:100 में है, ऐसा तो नहीं है. अगर ऐसा होता तो ये सिंपल रेशो नहीं कहलाता, यानी कि इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ये सिंपल रेशो नहीं होगा. तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये हमको बोलता है. उसके बाद चौथा जो लॉ है वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, और वो लॉ डायरेक्टली आपको एंट्रेंस में पढ़ना है. दैट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मासेस. लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मासेस, या उसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है वो मैं यहाँ पे आपको नहीं समझाऊंगा. जब हम लॉकडाउन के बाद मिलेंगे रेगुलर क्लासेस में तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है वो मैं आपको बोर्ड पे यहाँ पे समझाऊंगा. तो थोड़ा बहुत ऐसा मिस्ट्री भी होना चाहिए क्लासेस में कि सर अगर मैं यही पूरा का पूरा समझा दूंगा तो मजा क्या आएगा क्लास में. तो एडवांस के लिए कुछ टॉपिक्स जो है वो जब हम मिलेंगे, लेकिन लिख के रखना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. और मुझे ये भी मालूम है कि बहुत सारे बच्चे इस लॉ को पढ़ने की कोशिश करेंगे लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा जब तक जावेद सर उनको बताएंगे. ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. बाय बाय.